कक्षा 7 पाठ 2 यह मेरा यह मीत का। अब हम शुरुआत करेंगे अभ्यास से। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक ने अपने शिक्षक को हार्ड टास्क मास्टर क्यों कहा? लेखक ने अपने शिक्षक को हार्ड टास्क मास्टर इसलिए कहा क्योंकि वह काम के प्रति सख्त होता है और दूसरों से भी वही उम्मीद करता है। दूसरा प्रश्न, धनी बालक में क्या विशेष गुण था? उत्तर, धनी बालक अपने पिताजी के सामने अपने मित्र की मदद के लिए अड़ गया। उसके पास सच्ची मित्रता निभाने का विशेष गुण था। तीसरा प्रश्न, मित्र की निर्धनता देखकर धनी मित्र ने पिता से क्या कहा? मित्र की निर्धनता देखकर धनी मित्र ने अपने पिता से कहा, यदि दरिद्रता के कारण मेरा मित्र पढ़ नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा और उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूँगा। इसके बाद चौथा प्रश्न आता है, निर्धन मित्र राजमंत्री के पद तक कैसे पहुंचा? उत्तर, निर्धन मित्र अपने धनी मित्र से आर्थिक सहायता पाकर निरंतर प्रगति करता गया। वह राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि नाना विद्याओं के प्रकांड के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उसकी विद्वता पर मुक्त होकर राज्य के राजा ने उसे अपना मंत्री बना लिया। लास्ट इसमें आखिरी प्रश्न आता है मौखिक में, व्यापारी पुत्र द्वारा मंत्री पुत्र को दी गई शिक्षा का क्या परिणाम निकला? व्यापारी पुत्र द्वारा मंत्री पुत्र को दी गई शिक्षा का ये परिणाम हुआ कि मंत्री पुत्र मन लगाकर पढ़ने लगा। वह विद्याएं सीखता गया, अच्छे गुणों से संपन्न हो गया और 6 वर्ष बाद वह भी प्रकांड पंडित बन गया और आगे चलकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। अब हम लिखित प्रश्नों की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न है, व्यापारी मित्र का व्यापार नष्ट कैसे हो गया? उत्तर, अचानक एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और जान बचाने के लिए जब उसके परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए तब डाकुओं ने उसका घर भी फूंक दिया और इसी शोक में व्यापारी मित्र के पिताजी की मृत्यु हो गई और वह दाने दाने का मोहताज हो गया। इसी कारण व्यापारी मित्र का व्यापार नष्ट हो गया। दूसरा प्रश्न आता है, मंत्री ने अपने मित्र की सहायता कैसे की? एक दिन मंत्री ने राजधानी के मार्ग पर अपने मित्र को फटेहाल भिक्षुक के रूप में देखा। वह उसे घर ले आया और मित्र के परिवार को भी बुलवा भेजा। कुछ दिन खिलाया पिलाया और मंत्री ने अपने मित्र को राजा के सामने सबसे पहले पहुंचाने की व्यवस्था की और इस प्रकार उसे 100 मुद्राएं मिल गई। इस तरह मंत्री ने अपने मित्र की सहायता की। इसके बाद प्रश्न आता है, तीसरा प्रश्न, व्यापारी मित्र ने मंत्री के पुत्र को क्या समझाया? व्यापारी मित्र ने मंत्री के पुत्र को प्रत्येक कार्य में शक्ति, भक्ति, बुद्धि के प्रयोग की बात और मीत के हिस्से की बात समझाई। ज्ञान, विद्या और गुण को अपनाने और उसमें से एक हिस्सा मित्र के लिए रखने को कहा। अगला प्रश्न आता है, लेखक के सहपाठियों पर इस कहानी का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, लेखक के सहपाठियों पर इस कहानी का अच्छा प्रभाव पड़ा। सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति नया उत्साह भर जाता और सब जी जान से पढ़ने लगते। जी जान का अर्थ है सब मन लगाकर पढ़ने लगते। अगला प्रश्न आता है, इस कहानी का मुख्य संदेश लिखिए। उत्तर, इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत के समय अपने मित्र की सहायता करता है और इस कहानी से हमें शिक्षा के महत्व का भी संदेश मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कहानी के आधार पर हाँ नहीं लिखिए। सबसे पहला है, 2 बालकों में गहरी मित्रता थी। हाँ। बेचारे व्यापारी के भाग्य पर वज्रपात हो गया। हाँ। मंत्री ने मीत के परिवार को भी बुलवा भेजा। हाँ। मंत्री व्यापार में लग गया। नहीं। मंत्री के बेटे को राजा ने समझाया। नहीं। इसके बाद आता है, सही विकल्प चुनकर लगाइए। इसमें सबसे पहले आता है, गांव के दोनों बालक जिनमें गहरी मित्रता थी एक दूसरे को क्या कहकर पुकारते थे? हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है दोस्त, साथी, सखा, मीत। तो वो क्या कहकर पुकारते थे? मीत कहकर पुकारते थे। सही उत्तर है मीत। दूसरा आ जाता है, पूर्णिमा के दिन व्यापारी मित्र को राजा से दान में क्या मिला?
पहला ऑप्शन है सोने का घड़ा, दूसरा 100 मुद्राएं, तीसरा 100 घोड़े, चौथा 100 एकड़ ज़मीन। तो सही उत्तर है 100 मुद्राएं। इसके बाद आता है यह मेरा है, यह मेरे मीत का, यह मन ही मन कौन कहता था। ऑप्शंस, व्यापारी का पुत्र कहता था, मंत्री, दूसरा मंत्री, तीसरा मंत्री का पुत्र और चौथा व्यापारी। तो इसमें इसका उत्तर होगा व्यापारी का पुत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम शुरू करेंगे भाषा ज्ञान। सबसे पहला है दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द पाठ से ढूंढ कर लिखिए। समानार्थक शब्द समानार्थी शब्द होते हैं जो एक समान एक जैसे होते हैं, जिनका अर्थ एक ही होता है। इनको हम पर्यायवाची शब्दों के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मदद, मदद का मतलब होता है हेल्प करना, तो इसका समानार्थी शब्द होगा सहायता। इसी तरह से अतिथि का होगा मेहमान और शिक्षक का होगा अध्यापक। और सबसे पहला वाला है उन्नति, जिसका समानार्थी शब्द दिया गया है प्रगति। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पर। दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। सुविधा, सुविधाएं, योजना, योजनाएं, महिला, महिलाएं। अब एक है, एक वचन है तो महिला होगी, दो या दो से ज़्यादा हैं तो महिलाएं होंगी। तो दो या दो से ज़्यादा जब होता है तब हम बहुवचन बोलते हैं। कला, कलाएं, लता, लताएं, व्यवस्था, व्यवस्थाएं, मुद्रा, मुद्राएं, कथा, कथाएं, विद्या, विद्याएं। इसके बाद आता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद होता है जहाँ पे सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है। इसमें सबसे पहला आता है पूर्णिमा। पूर्णिमा में जो ऊ की मात्रा है वो बड़ी वाली है, तो हम प में बड़े ऊ की मात्रा र, ण, ई। अब पूर्णिमा में जो ई की मात्रा है वो उल्टा है, लेफ़्ट साइड है, तो उसमें हम छोटे ई का प्रयोग करेंगे। ई, म और म के बाद आ का स्वर आ रहा है तो हम आ लिखेंगे। इसी तरह से व्यापारी में व, य, आ, प, आ, र, ई। अब बड़ी ई की मात्रा है तो हम बड़ी ई की मात्रा को लिखेंगे। इसी तरह से मुद्राएं हैं। म में छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटे ऊ का हम प्रयोग करेंगे। म, उ, द, र, आए। अब आ की जो मात्रा है वो आ का स्वर आ रहा है, आ हम यूज़ करेंगे और उसके बाद ए, मुद्राएं। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। इसमें है सबसे फर्स्ट वाला पहला व, य, व्यवस्था, व्यवहार, व्यस्त। दूसरा आता है द, र, भद्र, द्रव, द्रव्य, विद्रोह। फिर आता है त, य, त्याग, त्योहार, सत्य। उसके बाद आता है क, त, सुक्ति, भक्ति, शक्ति, मुक्ति। और इसके बाद आते हैं संज्ञा। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अकबर विशेष व्यक्ति का नाम है, अमेरिका विशेष स्थान का नाम है, नर्मदा ये एक विशेष नदी का नाम है। तो इस तरह से जो भी हम किसी व्यक्ति का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम, विशेष वस्तु का नाम हम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द में किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो अपितु उसकी समस्त जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि फल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आम है, सेब है, केला है और बहुत सारे हैं। तो फल जो हुआ जातिवाचक संज्ञा हुआ। इसी तरह से पुस्तक, कई प्रकार की पुस्तकें हैं। शहर, कई प्रकार के शहर हैं। लड़का, कई लड़के हैं। तो इस तरह से ये जातिवाचक संज्ञा होते हैं। फिर हम आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा पे। जिस शब्द में किसी गुण, दशा, भाव, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अच्छाई, प्रशंसा, गर्मी आदि। इसके बाद हम आते हैं रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। लोगों का काम ही है बुराई करना, ये है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा लड़का बड़ा धनी व्यापारी का पुत्र था, पुत्र जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आता है श्री कृष्ण के मित्र सुदामा थे, सुदामा नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुत्र अध्ययन में चौगने उत्साह से लग गया,
तो इसमें अध्ययन ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद डाकुओं ने सारी संपत्ति लूट ली, डाकू क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद दोनों बालकों में गहरी मित्रता थी, मित्रता भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आता है गौतम बुद्ध ने डाकू को सुधारा, गौतम बुद्ध नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद आता है सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, यह, वह, वे आदि सर्वनाम है। सर्वनाम को हम इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों में सही सर्वनाम लिखिए। उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र रहूँगा। मैंने मित्र के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिता से करवा ली, वह उसे घर ले आया। तुम अपने पिता के विषय में बताओ। मंत्री को मित्र की याद आई, वह उसे मिलने उसके नगर पहुंचा। मुझे गणित विषय बहुत प्रिय है। तो ये है सर्वनाम शब्द। अब हम समझेंगे अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द होते हैं जिनमें शब्द के दो मतलब होते हैं, एक ही शब्द के दो मतलब। जैसे कि पहला शब्द है नाना, तो नाना का मतलब होता है अनेक, बहुत सारे, और दूसरा मतलब होता है माँ के पिताजी, जिनको हम नाना जी बोलते हैं। तो जैसे हम इसमें सेंटेंस बनाएंगे तो हम माँ के पिताजी नाना, इनके ऊपर सेंटेंस बना सकते हैं, मेरे नाना जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, या फिर मैं अपने नाना जी से बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। दूसरा आता है अनेक, अनेक बहुत सारे। मेरे पास नाना प्रकार की किताबें हैं, मेरे पास नाना प्रकार के खिलौने हैं। अब दूसरा शब्द आता है लाख। लाख का अर्थ होता है गणना की संख्या, और दूसरा अर्थ होता है एक ऐसा पदार्थ जिससे चूड़ियाँ, बैंगल्स और खिलौने बनते हैं। तो सबसे पहला जो हम वाक्य बनाएंगे गणना की संख्या के ऊपर, वो हम इस प्रकार बना सकते हैं, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, उसके पास 5 लाख रुपए हैं, उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए, इत्यादि। और इसके बाद जो दूसरा आता है पदार्थ जिससे चूड़ियाँ बनती हैं और खिलौने बनते हैं, लाख। लाख का जो वाक्य बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, मेरी माँ लाख की चूड़ियाँ पहनती है, मेरे पास बहुत सारे लाख के खिलौने हैं। इसके बाद आते हैं हम इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। मुहावरे, हाथ बटाना। हाथ बटाने का अर्थ होता है मदद करना, काम में हाथ बटाना। तो इसके ऊपर वाक्य इस प्रकार बन सकता है, हमें घर के काम में हाथ बटाने चाहिए। आज मैंने अपनी माँ के साथ हाथ बटाया। दूसरा आता है दाने दाने को मुहताज होना। व्यापारी का पुत्र दाने दाने के लिए मुहताज हो गया। तीसरा आता है मुंह लटकाना। अच्छे नंबर ना आने पर उसका मुंह लटक गया। तो बच्चों, इसके साथ हम ये पाठ समाप्त करते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।